फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम यही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्कीन्स। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैलोएल्कीन्स की। पहला पॉइंट हमारा क्या है? शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड्स रंगहीन होते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड्स अपघटित होकर पीला रंग प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हैलाइड्स पानी में तो अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, बेंजीन, ईथर आदि में ये घुलनशील होंगे। CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl ये गैसियस स्टेट में होते हैं। इनके अलावा बाकी हैलाइड्स है वो या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल बलों में वृद्धि होने के कारण इनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। यदि एल्किल समूह समान है तो क्वथनांक का क्रम क्या होगा? फ्लोराइड्स का क्वथनांक सबसे कम, देन क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इस ऑर्डर में क्वथनांक बढ़ता जाएगा क्योंकि इस ऑर्डर में अणुभार बढ़ रहा है। तो एल्किल आयोडाइड्स का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम कंपैरिजन करते हैं साखित और असाखित एल्किल हैलाइड्स का, तो साखित एल्किल हैलाइड्स का क्वथनांक असाखित एल्किल हैलाइड्स से कम होता है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स में से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। देन 2 डिग्री और 3 डिग्री इस ऑर्डर में जाते हैं तो ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो क्वथनांक घटता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एल्किल आयोडाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपघटित हो जाते हैं और आयोडीन मुक्त करते हैं। एल्किल आयोडाइड्स जब इनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो अपघटित होकर ये आयोडीन मुक्त करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। एल्किल आयोडाइड्स की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, आसानी से विघटित हो जाते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ये तो थी एल्किल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स 4 प्रकार की रिएक्शंस देते हैं: नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, धातुओं से अभिक्रिया और अपचन अभिक्रिया। इस चैप्टर में हमें ये चारों रिएक्शन, जो चारों टाइप्स की रिएक्शंस है वो पढ़नी है। फर्स्ट हम लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्किल हैलाइड्स में हम पढ़ चुके हैं CX बंध कैसा होता है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी X की तुलना में कम होती है, इसलिए कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश और X पर आएगा आंशिक ऋणावेश। यदि कोई प्रबल नाभिक स्नेही Nu- नाभिक स्नेही को हम दिखा रहे हैं Nu- से कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके हैलाइड आयन को प्रतिस्थापित करता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा एल्किल हैलाइड्स है जिसमें R पर प्लस आवेश होगा और X पर आंशिक ऋणावेश है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X को हटाकर न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह खुद जुड़ जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह हमने एक एग्जाम्पल दिया है इस रिएक्शन का। CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड लिया है, क्रिया करवा रहे हैं हम जलीय KOH के साथ। तो Br को हटाकर, और न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर कौन सा है? OH-, तो Br को हटाकर यहाँ पर OH- जुड़ जाता है, एथेनॉल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें कोई नाभिक स्नेही हैलाइड को हटाकर उसकी जगह स्वयं जुड़ जाता है। क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है SN1 अभिक्रियाएं और सेकंड हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया।
SN1 अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती है। इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप कौन सा है? पहले पद में CX बंध का विषमांश विखंडन होता है और मध्यवर्ती के रूप में हमें कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। ये हमने लिया है एल्किल हैलाइड। पहला स्टेप है, स्लो होता है, विषमांश विखंडन होगा और R+ यानी कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर धनावेश है, प्लस यहाँ बन रहा है हैलाइड आयन। या हमने रिएक्टेंट के रूप में दिखाया है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड को। पहला स्टेप इसका कौन सा होगा? वही CX बंध का विखंडन होगा, विषमांश विखंडन होगा और हमें क्या मिल जाएगा इस स्टेप में? एक कार्बोनियम आयन। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है हमने, तो यहाँ पर हमें 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। ये स्टेप स्लो होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद कहलाता है। इस अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें रिएक्टेंट केवल एक है, एल्किल हैलाइड। तो अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसे हम कहते हैं एक अणुक अभिक्रिया। पहले स्टेप में तो हमारे पास बन गया मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही कार्बोनियम आयन से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ये कार्बोनियम आयन बना, इस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, फास्ट होगा ये स्टेप और प्रोडक्ट हमारा RNU प्राप्त होता है। जैसे हमने स्टेप फर्स्ट में बनाया था 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, इस पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है OH- और ये हमारा प्राप्त हो जाएगा प्रोडक्ट। बना हुआ कार्बोनियम आयन, जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है, वो जितना स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही तेजी से संपन्न होती है। कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, उससे कम है 2 डिग्री, 1 डिग्री उससे कम और मैथिल कार्बोनियम आयन सबसे कम स्थायी हैं। तो जिस ऑर्डर में कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम है, उसी ऑर्डर में एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम भी होगा, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, उससे कम रिएक्टिव होंगे 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और मैथिल हैलाइड्स है वो SN1 रिएक्शन के लिए सबसे कम रिएक्टिव होंगे। ये ऑर्डर उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में कार्बोनियम आयन का स्थायित्व होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें इस रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में एक कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है। अब चूंकि मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन जो हमें मिल रहा है उसकी ज्यामिति कैसी है? प्लेनर। अतः अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा से आकर जुड़ सकता है। यदि हमारा क्रियाकारक एक प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड है, प्रकाशिक सक्रिय दैट मीन्स ध्रुवण घूर्णकता दिखा रहा है, उसमें एक असमित कार्बन उपस्थित है। असमित कार्बन यानी उस पर उपस्थित चारों समूह अलग अलग हैं। तो अगर हमने क्रियाकारक लिया है प्रकाशिक सक्रिय, तो SN1 रिएक्शन के द्वारा प्राप्त उत्पाद रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। सीधा रिएक्शन, हमने यहाँ एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड लिया है, इस कार्बन पर चारों समूह हैं उपस्थित, वो समूह डिफरेंट है, यानी कि ये एक असमित कार्बन उपस्थित है इसमें। फर्स्ट स्टेप वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा जिसमें कार्बोनियम आयन बनेगा। ये हमारा एक प्लेनर कार्बोकेटायन बन रहा है यहाँ पर। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, चूंकि इसकी ज्योमेट्री कैसी है? प्लेनर। तो न्यूक्लियोफाइल तल के ऊपरी तरफ से या फिर तल के पीछे की तरफ से दोनों डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, इसलिए हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, D और L आइसोमर्स। इनका इक्विमोलर मिक्सचर प्राप्त होता है,
अतः उत्पाद की प्रकृति कैसी होगी? रैसिमिक। सेकंड है हमारा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 रिएक्शंस, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन एक ही पद में पूरी होती है, एक ही स्टेप होगा। इस अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि अस्थायी होती है। ये हमारा है रिएक्टेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर मिलती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह बंध बना नहीं पाया है और लिविंग ग्रुप है वो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, दोनों ही आंशिक रूप से कार्बन के साथ बंधित है। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत अस्थायी होती है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो रिएक्टेंट्स है, एक तो हमारा एल्किल हैलाइड है और दूसरा है नाभिक स्नेही। अतः अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 रिएक्शन। संक्रमण अवस्था के निर्माण में न्यूक्लियोफाइल निष्कासित होने वाले समूह X- के ठीक विपरीत दिशा से आक्रमण करता है। जिस तरफ X जुड़ा हुआ है उसकी विपरीत दिशा से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसको बैक साइड अटैक या रियर अटैक भी कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें क्या होगा? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों ही केंद्रीय परमाणु से आंशिक रूप से बंधित होते हैं। ना तो लिविंग ग्रुप पूरी तरह अलग हुआ है, ना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह जुड़ा है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वॉल्डन प्रतिपन्न या वॉल्डन इन्वर्जन किसे कहते हैं। हमने अभी पढ़ा कि SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल निष्कासित होने वाले समूह X- की ठीक विपरीत दिशा से आक्रमण करता है। अतः यदि हमने एक प्रकाशिक सक्रिय एल्किल हैलाइड लिया है रिएक्टेंट के रूप में, प्रकाशिक सक्रिय वही एल्किल हैलाइड जिसमें असममित कार्बन उपस्थित है, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हों, तो ऐसा अगर हमने रिएक्टेंट लिया है तो जो उत्पाद बनेगा उसका अभिविन्यास रिएक्टेंट का अपोजिट होगा। अर्थात इन अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, इसे हम वॉल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। ये हमने रिएक्टेंट लिया है, असममित कार्बन उपस्थित है क्योंकि इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। OH- हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल किस डायरेक्शन से अटैक करेगा? जिस तरफ Br जुड़ा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से OH- अटैक करेगा। बीच में यहाँ पर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और ये हमारा बना है प्रोडक्ट। चूँकि न्यूक्लियोफाइल हैलाइड की अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है, इसलिए बने हुए उत्पाद का विन्यास रिएक्टेंट के अपोजिट होगा। इसे हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो क्राउडिंग बढ़ेगी। क्राउडिंग बढ़ने पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करना कठिन हो जाता है और रिएक्शन की SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता घटती जाती है। अतः SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? मैथिल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे मैथिल एल्किल हैलाइड्स, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस ऑर्डर में त्रिविमीय बाधा बढ़ती जा रही है, तो SN2 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता घटती जाएगी। ये तो हमने पढ़ी SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अब यहाँ देखेंगे हम SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। इस अंतर के साथ जो पहले हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। तो पहला अंतर क्या है? हमने अभी पढ़ा SN1 रिएक्शन 2 पदों में पूर्ण होती है जबकि SN2 रिएक्शन 1 पद में पूर्ण होती है। SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है जबकि SN2 रिएक्शन में एक संक्रमण अवस्था बनती है जो कि अस्थायी होती है। SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है।
जबकि SN2 अभिक्रिया एक द्विअणुक अभिक्रिया है और अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि ध्रुवण घूर्णक हैलाइड लेते हैं तो SN1 अभिक्रिया में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। D और L आइसोमर है वो इक्विमोलर अमाउंट में बनते हैं, परंतु SN2 रिएक्शन में ध्रुवण घूर्णक हैलाइड से प्राप्त जो उत्पाद होगा उसमें विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन प्रदर्शित होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम SN1 रिएक्शन के लिए क्या होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री मैथिल। इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी घटती जाती है। SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम इसके जस्ट अपोजिट होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN2 रिएक्शन के लिए, क्योंकि 1 डिग्री में क्राउडिंग सबसे कम है, न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन तक अप्रोच कर सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी घटती जाएगी SN2 रिएक्शन के लिए। 6th पॉइंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे H2O, C2H5OH ये SN1 रिएक्शन की दर को बढ़ाते हैं, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे डाईमेथिल सल्फाइड, डाईमेथिल फॉर्मामाइड SN2 अभिक्रिया की दर को बढ़ाएंगे। SN1 रिएक्शन में पुनर्विन्यास उत्पाद संभव है क्योंकि यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनता है जो अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो सकता है। तो नए प्रकार के उत्पाद जो पुनर्विन्यासित उत्पाद हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं, जबकि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए यहाँ पर पुनर्विन्यास संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की उपस्थिति में SN1 रिएक्शन फेवर करती है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उपस्थित है तो इसकी प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगी। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, एल्किल हैलाइड्स लिए हैं, उनको SN1 रिएक्शन की बढ़ती हुई टेंडेंसी के क्रम में अरेंज करना है। तो हमें ये देखना है, अभी हमने पढ़ा है SN1 रिएक्शन कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उपस्थित हैं तो SN1 रिएक्शन तेज़ी से होगी। अभी हमें यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है। पहला एग्जाम्पल देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +M इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेकंड NO2 है, NO2 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी रिएक्टिविटी कम होगी। थर्ड कौन सा है, CH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, +I ग्रुप है। और फोर्थ, इसमें हमारे पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो पहले स्टेप में इन सबसे क्या बनते हैं, कार्बोनियम आयन बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसमें +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। सेकंड कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास में एक +I वाला ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है। और फोर्थ कौन सा होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए किसकी होगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है। यानी रिएक्टिविटी का क्रम क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, ये कंपाउंड, थर्ड नंबर पर ये जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, और फोर्थ कौन सा होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये तो हमने पढ़ी SN1 और SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रिएक्शंस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।